to you all guys and slides visible हैं, please let me know as we can proceed. एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान भी बेचारा ख़त्म होने वाला है. ओके, सो एवरीवन इज़ फाइन और मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है आप लोगों को. स्लाइड्स विजिबल हैं, गुड, दैट्स गुड, शाबाश, ठीक हो गया जी. ओके गाइस, तो आज जो है हम पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इस आइडियोलॉजी के साथ 2 आइडियोलॉजीज आज हम पढ़ेंगे ओनली. एक है नेशनलिज्म और द लास्ट वन इज फाशिज्म. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं और इनको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे. इसके बाद हमारा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है वो भले पेपर जो सिलेबस है आप देख लें सामने रख के. सीएसएस का जो है होपफुली आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कवर करा लिए. थोड़े बच्चे होंगे जैसे राइट्स हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं. वायोलेंस है, टेररिज्म है, ये आप देख लेंगे खुद ही. उसके मैंने आपको रीडिंग्स भेज दी हैं. अदरवाइज जो मेनली टॉपिक्स थे वो 3-4 को छोड़ के बाकी मैंने सारे आपको करा दिए हैं. आज आज कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह ईद के बाद जैसे ही हमारी क्लास होगी पहली तो हम पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे. और पेपर 2 मैक्सिमम मैक्सिमम हमसे 10 डेज लेगा. 8 to 10 डेज के अंदर हम जो है उसको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. तो गाइस विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट. नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं मिस किया है उसका. ओके, तो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को. आज पहले हम जो है वो नेशनलिज्म को पढ़ेंगे और उसके बाद हम फाशिज्म को पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म जब समझ जाएगा तो फाशिज्म तभी आपको समझ जाएगा. बेसिकली हमारी कल से जो डिबेट चल रही थी इट वाज अबाउट आइडियोलॉजीज एंड वी डिस्कस्ड कि आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, आइडियोलॉजीज की सिग्निफिकेंस क्या होती है, आइडियोलॉजीज की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है. और फिर हमने देखा कि मेन आइडियोलॉजीज राइट और लेफ्ट विंग में क्या डिफरेंस है. एंड देन वी डिस्कस्ड लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी देखी हमने. हमने फिर कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी देखी. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द लिबरल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हमने देखा, लिबरल स्टेट को देखा. और उसके बाद हमने जो है कम्युनिज्म को थोड़ा सा ओवरव्यू किया जो कि हमने पढ़ा हुआ था. फिर हमने सोशलिज्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा. तो आज हम नेशनलिज्म और जो है वो फाशिज्म को थोड़ा सा पढ़ेंगे और पैटर्न वही होगा पढ़ने वाला. फिलोसफिकल डिस्कशन के ऊपर हम जाएंगे कि उनके बेसिक बेसिक क्या है. ठीक है. ओके, तो अ, इसको जरा देखते हैं. तो लेट्स डिस्कस नेशनलिज्म को जरा हम देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है एक आइडियोलॉजी है. चूंकि मेरा एमफिल में जो है वो मेरी मतलब मेरी स्पेशलिटी जो है, मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है. इन नेशनलिज्म इज इंक्लूडेड इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. तो although मैं इसको पढ़ता हूँ बट मुझे नेशनलिज्म से फिजूल तरीन आइडिया आज तक मैंने नहीं पढ़ा है. आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मतलब इट इज माय ओपिनियन, बड़ा फिजूल तरीन आइडिया है नेशनलिज्म. फिजूल तरीन. तो फिजूल तरीन किस सेंस में है कि ये वो आइडिया है कि आप एक बंदे से उस इस वजह से नफरत करते हैं कि वो बंदा आप जैसा पैदा नहीं हुआ, आपकी कम्युनिटी में, आपकी एथनिसिटी में, आपके रिलीजन में पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आप उससे नफरत करेंगे. ये कितना फिजूल सा आइडिया है. यानी मैं तो ये समझता हूँ हमारी जो आने वाली नस्लें हैं आगे चल के वो तो बड़ा हंसेंगी हमें ये सोच के. यार हमारे पेरेंट्स होते थे जिनका जो काम ये होता था कि बस वो क्योंकि उनकी आइडेंटिटी से कोई बंदा नहीं था वो नफरत करते थे, मारते थे एक दूसरे को. बड़ा अजीबो गरीब सा आइडिया है. खैर, अगेन दिस इज रियलिटी, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव ऑन. तो आज हम नेशनलिज्म को पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे, इसमें काफी कंसेप्ट आपको जो है वो क्लियर होंगे. खैर, नेशनलिज्म जो है, द वर्ड नेशन जो है इट हैज बीन यूज्ड सिंस 13th सेंचुरी एंड डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड nesei या मीनिंग टू born. तो ये निश्चय एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका माने दी बॉर्न. ये वहीं से एक वर्ड जो है वो नेशनलिज्म का बेसिकली निकला है उसके अंदर. तो सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ नेशियो, एक और वर्ड लैटिन है नेशियो है. नेशियो का मतलब क्या होता है? रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय बर्थ प्लेस. In its original usage, nation thus implied a breed of people or a racial group, but possessed no political significance. तो नेशन तो हम उसको कहते हैं कि जो एक ही ग्रुप से, एक ही ब्रीड से
एक ही रेस से जो लोग होते हैं उसको हम नेशो कहते हैं या नेशन कहते हैं। बट यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। अभी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, ये हम आगे चल के देखते हैं। Similarly, it was not until the late 18th century that the term acquired political overtones as individuals and groups started to be classified as the nationalists। तो याद रखिएगा 18वीं सदी बड़ी इंपॉर्टेंट है इनलाइटनमेंट की। वहां से लोग नेशनलिस्ट भी बने, वहां से नेशंस भी बनी। उससे पहले हमें कोई नेशन का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता है। उसमें लोग नेशंस नहीं होते थे, नेशंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं था उसके बाद 18वीं सदी से पहले। और कैसे नहीं था वो भी जरा बताता हूँ। ये उसके बाद जो है ये नेशनलिस्ट बनना, ये नेशन बनना, नेशनलिज्म, ये कंसेप्ट वहीं से निकला है। पहले सिंपल एक नेशो होता था, यानी एक ही ब्रीड के जो लोग होते थे उनको नेशन कहा जाता था। मजे की बात बताऊं आपको, 18वीं सदी से पहले जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी छोटी स्टूडेंट्स की, उनको भी नेशन कहा जाता था। ये जो टीचर्स की एसोसिएशन हो गई, मजदूरों की एसोसिएशन हो गई, इनको भी नेशंस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप से होते थे, तो उनको नेशन कहा जाता था। बट ये 18वीं सदी के बाद इसने एक नए कैनोटेशंस के ऊपर नए कंटोर्स को इसने जो है वो डिस्कवर किया, इससे अलाइन की गई। तो ये जो है एक नेशनलिज्म का टर्म जो है वो हमें आगे वजूद में नजर आता है। तो द टर्म नेशनलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन प्रिंट इन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन में by the anti-Jacobean French priest Augustin Barrel। एंटी जेकोबियन दो थे, आपको मैं बताऊं कि जो है दो टाइप के लोग थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आए थे। एक जेकोबियंस थे, एक एंटी जेकोबियंस थे। अगेन ये बड़ी दफा जिक्र हुआ है, ये आज मैं लेक्चर सेंड ही कर देता हूँ आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ताकि आपकी चीजें क्लैरिटी हो जाए। तो वहां पे एक ग्रुप था, वो ग्रुप बड़ा नेशनलिस्ट था, यानी उनकी फीलिंग्स वगैरह बड़ी रेडिकल थी। तो उनको वो जेकोबियंस कहा जाता था। इस जेकोबियंस ने बड़ा गंद भी किया था आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, आप पढ़ लेंगे। तो ये उनको जो एंटी जेकोबियंस थे उनको नेशनलिस्ट कहा जाता था। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये टर्म आपको थोड़ा सा वाज़ेह नजर आना शुरू होता है। तो बाय द मिड 19th century nationalism was widely recognized a political doctrine or the movement। 19th सेंचुरी में जनाब आपको ये पूरे डॉक्ट्रिन की सूरत में नजर आता है, एक मूवमेंट की सूरत में नजर आता है। उससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। और क्यों नहीं था जरा ये भी मैं बताता हूँ आगे आपको। तो नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड ब्रॉडली एज द बिलीफ दैट द नेशन इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। डू रिमेम्बर जहां पे भी आईएसएम का जो है वो टर्म आ जाए वो हमेशा आइडियोलॉजी बन जाती है। जैसे भुट्टो है तो भुट्टोइज्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे नेशन है और उसमें इज्म डाल दिया, नेशनल है उसमें इज्म, नेशनलिज्म, लिबरल है लिबरलिज्म, सोशलिस्ट है सोशलिज्म, कम्युनिस्ट है कम्युनिज्म। आईएसएम जहां भी आ जाए वो आइडियोलॉजी बन जाती है। तो ये आइडियोलॉजी कैसे बनी? ये एक आइडियोलॉजी है बेसिकली नेशनलिज्म, जिसका मतलब क्या है कि जो नेशन है उसको वो सेंट्रल पे रखते हैं, कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेशन बड़ा रोल प्ले करती है, उसको हम कहते हैं। अभी इस पे डिफरेंट जो है वो तजाद भी हैं। सिंपली आजकल की जो नेशनलिज्म की डेफिनेशन दी जाती है वो ये होती है कि भाई नेशनलिज्म जो है कैटेगोलॉजी है जो बिलीव करती है कि जो भी नेशन है उस नेशन की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि उनकी स्टेट होनी चाहिए। उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। यानी कि हर वो आइडेंटिटी, हर वो कम्युनिटी या एथनिसिटी जो इस आइडियोलॉजी पे बिलीव रखती है कि वी आर नेशन एंड वी शुड हैव जो है स्टेट, एक स्टेट होनी चाहिए, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। वो नेशनलिज्म होता है। अभी आगे इसके वेरिएंट्स भी आते हैं। एथनिक नेशनलिज्म होता है और जो सिविक नेशनलिज्म होता है, इसको भी मैं डिटेल्स से आगे जरा बताता हूँ आपको, ठीक है। आता है आगे। वो नेशन की बेसिस सारी मैं आगे बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन टू assumptions, ठीक है। इसमें टू assumptions हैं। कौन सी? नंबर वन, ह्यूमन काइंड इज नेचुरली डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट नेशंस। तो नेशनलिज्म का पहला बिलीव यही है कि भाई ह्यूमन बींग्स ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। और ये तो कुरान में भी है कि हमने आपको मेरे ख्याल में कबीलों में बनाया है, या कोई ऐसा है, कोई मतलब कुरान में भी ये जिक्र हुआ हुआ है। सिमिलरली ये नेशनलिस्ट जो है, ये नेशनलिज्म आइडियोलॉजी है, पहला अजम्पशन ये रखती है कि इंसान डिफरेंट एथनिसिटीज या ग्रुप्स में पैदा हुए हैं, ठीक है। एक तो बिलीव ये। दूसरा जी कबीलों में, ठीक है। दूसरा सेकंड, द नेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड परहैप्स ओनली लेजिटिमेट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल रूल।
और नेशनलिज्म का दूसरा बिलीव ये है कि स्टेट तब तक बन ही नहीं सकती जब तक उसमें नेशन नहीं होगी। तो विदाउट नेशन देयर इज नो स्टेट, विदाउट नेशन देयर इज नो स्टेट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं जी, ताकि और जो पहला जो है वो क्या है, वो ये है कि भाई ह्यूमंस नेचुरली डिवाइडेड हैं। और दूसरा बिलीव ये है, कोर बिलीव ये है नेशनलिज्म का, कि स्टेट नेशन के बगैर बन ही नहीं सकती है। अब ये आपके क्वेश्चंस आएंगे आगे सारे कि भाई नेशन क्या होती है, फिर इसको भी जरा मैं आगे करता हूँ। यहाँ थोड़ी क्लैरिटी हुई है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है, थोड़ी सी ओरिजिन इसकी, और इसके दो असम्पशंस क्या हैं मेन, जिसपे जो है ये लाई करता है। अब इधर आगे इसको डिटेल से करते हैं, इसकी ओरिजिन और डेवलपमेंट पे जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसको जरा मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखें, नेशनलिज्म का जो आइडिया है या नेशन का आइडिया है, वो आइडिया आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिलता है 1789 के अंदर। ठीक है ओके, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, इससे पहले क्या होता था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, ये थोड़ी डिबेट है, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको सुनना है जरा, हिस्ट्री को, उसकी डेवलपमेंट में बता रहा हूँ कि नेशनलिज्म बजाते नेशन या नेशनल कंसेप्ट कैसे आया है। पढ़ते बाद में, इसको जरा सुने मेरी बात। देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अभी कैसे डिफरेंट थी, वो इस तरीके से डिफरेंट थी कि वहां पे कोई नेशन का या नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। वहां पे सिंपल तरीकेकार होता था, किंग होता था, उसके नीचे सब्जेक्ट होते थे, और सब्जेक्ट हमेशा किंग के सामने रिस्पॉन्सिबल होते थे, और कोई तरीकेकार था ही नहीं। तो वो उसके सामने रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो वहां पे ये कंसेप्ट नहीं था कि भाई हम एक नेशन है और हमें एक इंडिपेंडेंट जो है वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, नॉट एट ऑल। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तो हर कोई किंग को हाथ जोड़ के बैठ जाता था, ठीक है आप ही सब कुछ है, या उससे पहले एम्परर होता था, हाँ भी आप हैं सब कुछ, या उससे पहले जो है पोप होता था, हाँ भी सब कुछ आप हैं। और लोग उसको अनकंडीशनल जो है वो सबमिशन दे देते थे, उसके सब्जेक्ट्स कहलवाते थे, या उसके आप कहें कि उसके फॉलोअर्स कहलवाते थे, ये तरीके का था। वहां पे सिटीजन का कोई कंसेप्ट नहीं था, वी आर द सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, नॉट एट ऑल, ये कोई कंसेप्ट नहीं था। तो पहले लोग क्या थे, जो पहले लोग होते थे, वो लोग या तो जबरदस्ती किंग्स के अंदर रहते थे, या तो वो किंग को खुद ही सबमिशन प्रोवाइड कर देते थे। ठीक है, वहां पे कोई उसके अलावा कंसेप्ट नहीं था। बट जैसे ही इनलाइटनमेंट आई, मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये डिस्कस की हुई है वेस्टर्न फिलॉसफी में, जैसे इनलाइटनमेंट आई, इनलाइटनमेंट के अंदर नए आइडियाज आए लोगों में, और लोग वहां पे जानना शुरू हुए कि भाई ये किंग किंग ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, हम तो इनसे सुपीरियर हैं, इट मीन्स कि ये तो हमारे आसरे पे बैठे हुए हैं। यहाँ से एक सेंस जागा लोगों में कि यार वी हैव पावर एंड सॉवरेनिटी शुड रेस्ट इन आवर हैंड्स, और हमें एक अलहदा आइडेंटिटी होनी चाहिए जिसमें हम सॉवरन हो, किंग सॉवरन ना हो। वहां से एक नया कंसेप्ट निकला, आहिस्ते आहिस्ते नेशनलिज्म या नेशन का कंसेप्ट निकलना शुरू हो गया। और जो उस ताबूत में आखिरी कोका लगाया कि कील जो मारा, वो था आपका जनाब जेन जैकब रूसो। अगर रूसो को आपको याद हो, जब रूसो ने अपनी फिलॉसफी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें उसने जनरल विल की बात की, और जनरल विल के अंदर उसने बताया कि भाई सारी जो कम्युनिटी है वो एक है। वहां से बेसिकली ये कंसेप्ट निकल रहा है नेशनलिज्म का भी और नेशन का भी। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को फिर महसूस होना शुरू हुआ कि भाई ये बात तो ठीक कर रहा है, मतलब हम किंग के सामने क्यों रिस्पॉन्सिबल हों जब सारे पावर हम हमारे हमारे एंड्स में है। वी आर द मोर सुपर मोर पावरफुल। उसने जब कंसेप्ट दिया पॉपुलर सॉवरेनिटी का, तो इट मींस कि जो लोग हैं उनके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अभी जब वो लोगों के पास कंसेप्ट गया सॉवरेनिटी का, तो वहां पे लोग जो है ये फील करना शुरू हुए कि भाई पावरफुल तो हम हैं, सॉवरन तो हम हैं, लिहाजा स्टेट तो हमारे मुताबिक होनी चाहिए। तो वहीं से स्टेट का भी कंसेप्ट निकलना शुरू हुआ कि एक नेशन एक स्टेट होनी चाहिए, हर नेशन की अपनी स्टेट होनी चाहिए। एक तो यहाँ से कंसेप्ट निकला जो नेशनलिज्म का है। दूसरा इसी से ही रिलेट करता है, और वो रिलेट ये करता है कि मैंने आपको बताया जब बड़ी डिटेल से, वो ये कि जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉरी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आया, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बाउंड्रीज तो बन चुकी थी, सेक्युलरिज्म भी आ चुका था, डिप्लोमेसी भी थी, और सॉवरेनिटी भी लाई कर रही थी। बट अगेन वहां पे बैठे किंग हो गए थे। तो हुआ क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और रूसो के आइडियाज के बाद लोगों में जब ये सेंस जागना शुरू हुआ, तो उन्होंने किंग्स को साइड पे किया,
और उन्होंने कहा कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये हमारी नेशन के अंदर है, तो हम इसको चलाने वाले हैं, ये हमारे हिसाब से स्टेट्स चलती हैं। वहीं से भी एक स्टेट का जो है वो कंसेप्ट समझ आया, जो है वो डेवलप हुआ, जिसको हम आजकल की नेशन स्टेट कहते हैं। मतलब देयर शुड बी वन स्टेट इन वन नेशन, एक स्टेट में एक नेशन रहेगी। और उसी रूसो के आइडियाज के हिसाब से जो फ्रेंच थे पहले वो डिफरेंट एथनिसिटीज में डिवाइडेड थे, ग्रुप्स में, उन्होंने सारी जो अपनी आइडेंटिटीज थी उनको गिव अप किया और उन्होंने कहा कि वी आर फ्रेंच, हम फ्रेंच हैं। जनरल विल रूसो ने जब ये आइडिया दिया, इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी यही सिचुएशन होगी कि वी आर ब्रिटेन। उसके अंदर में कोई तजाद नहीं था, छोटी छोटी जो भी आइडेंटिटी सारी गिव अप कर दी। वहीं से बेसिकली आपको एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट समझ में आता है, वहीं से जो नेशन का कंसेप्ट है वो इमर्ज होता है। और नेशनलिज्म और कहाँ पे ज्यादा मजीद होता है, वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बारी आती है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन ने जब राइज किया 1893 के अंदर, तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप को अपने अंडर में लिया। नेपोलियन वॉर से स्टार्ट हुई। नेपोलियन ने ये काम किया कि जिन एरिया को वो फतह करता गया, कन्कर करता गया, उनको उसने अपने हिसाब से डेमार्केट किया जाके वहां पे, क्योंकि वो अपनी अंपायर बनाना चाहता था। उन्होंने उनकी बाउंड्रीज को खत्म करके अपने हिसाब से बाउंड्री दे दी। तो हुआ क्या कि वहां के जो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट एथनिसिटीज थी, वो मर्ज हो गई आपस में। यानी पहले उनकी जो बाउंड्रीज थी वो ठीक थी, वो अपनी एथनिसिटीज के हिसाब से थी। इसने जब नई बाउंड्रीज डिमार्केट की तो कुछ लोग उसी आइडेंटिटी के इस तरफ हो गए, कुछ उस तरफ हो गए। हुआ क्या कि ये नेपोलियन ने जब आगे और मजीद उन जो अंपायर है अपनी को आगे लेता गया, तो वही बात नेपोलियन के गले पड़ गई। कैसे गले पड़ी कि वो लोग जो उसके अंडर थे उस टाइम पे, उसके अंपायर के अंडर थे यूरोप में, तो वो इटली में भी थे, जर्मनी में भी थे, वो लोग उसके खिलाफ उठना शुरू हो गए। उन्होंने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वी आर नेशन एंड वी वांट आवर स्टेट, हम अपनी स्टेट चाहते हैं। क्योंकि नेपोलियन ने हमारी नेशंस को जो है वो ब्रेकअप करके डिफरेंट तरीकों से किया है, तो वहां के लोग बगावत करने पे होते रहे। और वहां से जो टर्म है नेशनलिस्ट का वो इमर्ज होना शुरू हुआ, कि वो नेशनलिस्ट कहलवाते थे खुद को। क्यों? क्योंकि वो नेपोलियन के रूल के खिलाफ थे और उनकी पूरी कोशिश होती थी कि भाई क्या करें हम, ठीक है, क्या करें हम। वो कहते थे हम अपनी स्टेट को दोबारा वापस करेंगे, हम अपनी बाउंड्रीज को दोबारा डेमोक्रेट करेंगे, हमें अपनी आइडेंटिटीज के अंदर दोबारा रहना है, जो नेपोलियन ने हमारी आइडेंटिटीज को तबाह किया है। तो यहीं से कंसेप्ट निकला बेसिकली नेशनलिज्म का, यहीं से कंसेप्ट निकला नेशन का। और बाद में ये बात आगे चलती है, आगे इस सेंस में चलती है कि वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वार वन के अंदर भी यही डिबेट चलना शुरू हो गई कि भाई किस चीज पे झगड़ा चला। उसमें मैंने वर्ल्ड वार वन में आपको डिटेल से पढ़ा है कि सबसे बड़ा फैक्टर था कॉलोनीज के अंदर नेशनलिज्म का। ग्लोबल लेवल पे तो भले शिफ्टिंग ऑफ पावर हो रही थी वर्ल्ड वार वन के अंदर, बट नेशनल लेवल पे नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज था। क्योंकि हर इंपीरियल पावर चाह रहा था कि वो ताकतवर है, उसकी जो नेशन है या उसका वो सुपीरियर है, सबसे दूसरे इंफीरियर है। तो वहां से भी इसको और मजीद पावर मिला नेशनलिज्म के आइडिया को। फिर हम वर्ल्ड वार टू के अंदर जाते हैं। टू के अंदर मैं आगे भी बताऊंगा, जब फाशिज्म और नाजिज्म आ गया वहां पे तो अल्ट्रा नेशनलिज्म चल गया, हिटलर और मेजोलिनी के दौर में। उन्होंने तो और मजीद इस आइडिया को बढ़ाया। और फिर जब हम वर्ल्ड वार टू खत्म होती है तो फिर हमें कॉलोनीज के अंदर एक नेशनलिज्म का एलिमेंट नजर आता है। ठीक है। क्या हुआ जी, बिल्कुल फंसी, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। कॉलोनीज के अंदर जिसमें हमने भी आजादी ली, यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हम लोगों ने उसी नेशनलिज्म के बेस पे आजादी ली। तो दिस इज हाउ ये सिस्टम जो है ग्रो करता गया है। ये जो आइडियोलॉजी है इसने ग्रो किया है कि कैसे इंसान थे वो डिफरेंट रहते थे, ठीक है। ठीक है, किस तरीके से ये डिफरेंट रहते थे और उस तरीके से। और याद रखिएगा जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है मेनली इट इज रोमांटिक कॉन्सेप्ट। इसमें रैशनैलिटी बड़ी कम होती है, इसमें रोमांस ज्यादा होता है। रोमांस का मतलब है आप फीलिंग्स इमोशंस से ज्यादा सोचते हैं, आप उसमें रैशनैलिटी को कम देखते हैं, उसको ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो ये एक रोमांटिक आइडिया है। और आपको पता है जो जॉन जैकब रूसो था वो था ही रोमांटिक, तो आइडिया निकला ही वहां से है। ये बेसिकली एंटी रैशनलिस्ट आइडिया था जो रोमांटिसिज्म का था, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ी सी हिस्ट्री और डेवलपमेंट आपकी जो है वो कवर हुई है, थोड़ी समझ आई है ये जो सिस्टम है ये कहाँ से बेसिकली डेवलप हुआ है। और जो आइडियलिज्म, ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ये सारी चीजें ये आपको समझ आई है।
ओके। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी है सिचुएशन में। बाकी आपने इसको देख लेना है, बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी जो मैंने आपको रिकमेंड की है, बल्कि भेज दी है उसके अंदर। तो अभी ज़रा इसके ऊपर आ जाते हैं, कोर फीचर्स के ऊपर या इसके असम्पशन के ऊपर आ जाते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये नेशनलिज्म है, ठीक है? या कुछ है। तो यहाँ तक गाइस अगर आपकी चीज़ें कंप्लीट हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो बिलीव रखती है कि जो ठीक है? अब फैज़ान वो 2 स्लाइड्स वही है जो मैंने आपको दिखाई हैं, मतलब मैंने जो बताई हैं आप लोगों को, ये उसी के अंदर ही है सारी। ये पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने बता दी है सारी, बल्कि इससे ज़्यादा डिटेल से मैंने बताई है। ये सारे वही हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पहले ले लें, वो मैं ये देखिए यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप ये ले लें, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप इसका लेना चाहते हैं तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेम वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और इसका लेना चाहते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 1 है, 2 में बातें बता रहा हूँ, ये वही सेम बातें हैं, ठीक है? उसको देख रहा हूँ और अभी ज़रा इसके ऊपर आ जाते हैं, जो है वो कोर असम्पशन्स के ऊपर, ठीक है? इसके कोर असम्पशन्स या इसके फीचर्स क्या हैं, जिससे हमें पता चले कि ये नेशनलिज़्म है। बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वैसे इसके। इसको ज़रा देखते हैं। नंबर 1 नेशनलिज़्म आइडियोलॉजी का जो पहला फीचर है वो है नेशन। वो नेशन पे फ़ोकस करता है, ठीक है? यस, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली अब्दुल नबी। इसको ज़रा आगे देखते हैं, मैं इसका थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी करूँगा आगे। So, nation, the basic belief of nationalism is that the nation is or should be the central principle of political organization. यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्टेट, यानी स्टेट का जो सेंट्रल प्रिंसिपल हो वो नेशन होना चाहिए। एक तो चीज़ ये बताता है। देन नेशंस आर कल्चरल आइडेंटिटीज एंटिटीज collections of people bound together by shared values। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था कि नेशन की डेफिनेशन क्या है, तो उसको अभी देख रहे हैं। तो वो कहता है नेशन इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेट का। तो फिर क्वेश्चन आता है नेशन क्या होता है? तो नेशनलिज्म के अंदर नेशन को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि भाई ये कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं, इसमें लोगों की कलेक्शन होती है, डिफरेंट लोग इसमें शामिल होते हैं जो बाउंड होते हैं शेयर्ड वैल्यूज एंड ट्रेडिशन से, जिनके एक जैसे वैल्यू होते हैं, एक जैसे ट्रेडिशंस होती हैं। इन पर्टिकुलर और कॉमन लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज कॉमन होती है, उनका रिलीजन कॉमन होता है एंड हिस्ट्री कॉमन होती है एंड यूजुअली ऑक्यूपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। तकरीबन हमेशा नहीं, तकरीबन वो एक ही एरिया के अंदर रहते हैं, हम उसको नेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेशन, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहता हो, अगर नहीं भी रहता हो तो कोई इशू नहीं, बट उनकी लैंग्वेज एक हो, उनकी कल्चरल हेरिटेज एक हो, उनकी ट्रेडिशंस एक हो, उनकी वैल्यूज एक हो, उनकी हिस्ट्री एक हो, उनका रिलीजन एक हो, उसको हम कहते हैं नेशन, ठीक है? एंड डू रिमेंबर ये बड़ा एक कंटेस्टेड टर्म है नेशन का। आप ये दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इसको अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, ये तो मतलब आज तक इसी के ऊपर डिबेट हो रही है। बहुत ही एक कम्प्लेक्स आइडियोलॉजी है इसकी, तो हम इसको सिंपलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेशन होती है, ठीक है? तो नेशन का जो लैंग्वेज है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी लैंग्वेज डिटरमिन करती है आपकी लैंग्वेज इसको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो है वो नेशन के ऊपर। तो जैसे मैं मतलब मेरी अपनी नेशन बड़ी कंफ्यूज्ड है, आइडेंटिटी बड़ी कंफ्यूज्ड है। मतलब मैं इसमें अगर लोकल लेवल पे आ जाऊं तो मतलब आई एम पिताफी। तो अभी पिताफी को अगर हम हिस्टोरिकली मैं देखूं तो हिस्टोरिकली तो हम बलोच बनते हैं, क्योंकि हम बलोचिस्तान से आए थे और वहीं से ये सिस्टम जुड़ा है। अगर मैं ज्योग्राफिकली देखूं तो मैं सिंधी बनता हूं बिकॉज आई एम लिविंग इन सिंध, मैं सिंध में रहता हूं। अगर मैं लिंग्विस्टिकली देखूं तो मैं सराइकी बनता हूं बिकॉज माय मदर टंग इज सराइकी। घर में सराइकी बोलते हैं और सिंधी के साथ हमारा इंटरेक्शन सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मेल्स का होता है, फीमेल्स का तो नहीं होता है। तो मेरी खुद आइडेंटिटी बड़ी कंफ्यूज है। ज्योग्राफिकली सिंधी हूँ, हिस्टोरिकली मैं बलोच बनता हूँ, लिंग्विस्टिकली मैं सराइकी बनता हूँ। अभी मैं हूँ कौन मुझे नहीं पता, कौन हूँ मैं कौन। खैर, अच्छा जी, ये नेशन थी, ठीक है? जरा और नेशन को ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। मतलब मैं आईआर में चला गया हूँ, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करता तो मैं सोच भी यही रहा था कि मैं पीएचडी इसी पे करूँ, इस पे अपने ट्राइब के ऊपर ही करूँ। ठीक है, ओके। तो
जरा आगे चलते हैं नेशन के ऊपर ही। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द नेशन कैन बी डिफाइंड बाय ऑब्जेक्टिव फैक्टर। तो हम नेशन को डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर से कि भाई नेशन क्या होती है। तो नेशन क्या होती है? थैंक यू शेहा। ठीक है। और हमारी जो सरेकी है उस पर थोड़ा सिंधी का ज्यादा असर है, बिकॉज वी आर लिविंग इन सिंध। तो हमारी जो सरेकी है उसमें सिंधी का ज्यादा असर होता है। जो पंजाब में सरेकी हैं उनके ऊपर पंजाबी का ज्यादा असर होता है। तो खैर, नेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर है नेशन का। कैसे डिफाइन करेंगे? नेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पीपुल हु सेटिस्फाई और रिक्विजिट सेट ऑफ कल्चरल क्राइटेरिया, उनका कल्चरल एक हो, कल्चर एक हो, कैन बी स्टेट टू हैव बिलोंग टू अ नेशन। दोज हु डू नॉट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन नेशनल्स आर मेंबर्स ऑफ द फॉरेन नेशन। यानी जो एक नेशन से अपने कल्चर को शेयर करता है वो उसी नेशन का हिस्सा है। जो कल्चर शेयर नहीं करता वो नहीं है। अभी कल्चर के अंदर क्या चीज आती है? आ जाती है आपकी लैंग्वेज, आपका रिलीजन, आपकी हिस्ट्री, आपके ट्रेडिशंस, आपके वैल्यूज। ये सारे आपके उसी कल्चर के अंदर आ जाते हैं। तो जो एक कल्चर से है वो एक नेशन में होता है, जो नहीं है तो वो नहीं है। सिमिलरली पर्टिकुलर कल्चरल फीचर्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द नेशनहुड। लाइक लैंग्वेज जरूरी है नेशन होने के लिए, सिमिलर रिलीजन जरूरी है, सिमिलर एथनिसिटी का होना जरूरी है, सिमिलरली हिस्ट्री और ट्रेडिशन का एक होना जरूरी है। उसको हम नेशन कहते हैं। जिनकी अपनी हिस्ट्री हो, जिसका अपना लैंग्वेज हो, जिन जो एक एथनिसिटी से वास्ता रखते हों, जिनकी अपनी हिस्ट्री और ट्रेडिशन हो, उसको जो है हम एक नेशन कहते हैं। तो ये नेशन के जो है वो फीचर्स हैं जो हम देखते हैं। तो देयर एग्जिस्ट वेरियस व्यूज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशन। तो हालांकि डिफरेंट नेशंस के कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। इसको मैं जरा आगे बताऊंगा आप लोगों को कि उसमें कुछ लोग जो हैं वो पेरिमोडियल पे बिलीव रखते हैं, कुछ मॉडर्निस्ट हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और उसको भी मैं आगे बताता हूँ। ओके। तो यहाँ तक गाइस आपको चीज थोड़ी समझ आई है कि नेशनलिज्म है क्या, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, और जो उसके कोर फीचर्स है उसमें जो नेशन है वो क्या है। नेशन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी भी स्टेट के लिए नेशन का होना जरूरी है। और नेशन क्या है? नेशन एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक लैंग्वेज होती है, एक कल्चर होता है, एक रिलीजन होता है, उनकी जो है ट्रेडिशंस, उनके वैल्यूज, हिस्ट्री जो वो एक होती है, और मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी वो एक जोग्राफिकल एरिया में भी रहते हैं। उसको हम जो है वो नेशन कहते हैं। तो दूसरा जो कोर फीचर है दैट इज ऑर्गेनिक कम्युनिटी। इज ए वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ऑर्गेनिक कम्युनिटी। ऑर्गेनिक कम्युनिटी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म सुना होगा आपने कभी। ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या होती है? ऑर्गेनिज्म की खासियत ये होती है कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो बताई थी, उसके अंदर ये होता है कि भाई सारे मिलके रहते हैं। मतलब आपका एक भी जो आपका ऑर्गन है वो सही काम ना करे तो आप जो है वो फंस जाते हैं। आपका पूरा सिस्टम जो है वो अजीबो गरीब सा हो जाता है। तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी है। मतलब कि वो आपने सुना है ना, दो जिस्म एक जान वाली जो बात है। तो ये सेम यही सीन होता है आपकी जो है नेशनलिज्म के साथ या आपकी नेशन के साथ। तो इसको हम ऑर्गेनिक कम्युनिटी कहते हैं। कैसे? Nationalists may disagree about the defining features of the nation. They are unified by their belief that nations are organic communities. Different views exist करते हैं कि नेशन क्या होती है। डिफरेंट नेशन वो है। मैंने तो आपको एक जनरल मीनिंग बताई है ना। इसके अगर हम मजीद डिटेल में जाएं तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग आगे बन जाती है। तो कंफ्यूजन तो है नेशन की डेफिनेशन के ऊपर। बट सारे जो इस फील्ड के लोग हैं एक बात पे मुत्तफिक हैं, और वो ये है कि ये एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी है। नेशन ऑर्गेनिक कम्युनिटी होती है। कैसे? इट मीन्स ह्यूमन काइंड इज नेचुरली डिवाइडेड इनटू अ कलेक्शन ऑफ नेशंस, ईच possessing a distinctive character and separate identity। ये तो सारे मानते हैं कि भाई पूरी ह्यूमन काइंड के अंदर डिफरेंट नेशंस हैं, और उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस होती है। दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जिनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस है सारी। सिमिलरली thus this nationalist argue is why a higher loyalty and deeper political significance attaches to the nation that to any other social group or collective body। वो कहते हैं यही रीजन है कि हमारी सबसे ज्यादा लॉयल्टी नेशन के साथ होती है। क्यों? क्योंकि नेशन हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो कल्चर होता है, वैल्यूज होता है, वो सारे ज्यादातर लोगों के एक होते हैं। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि हमारी नेशन के लिए जान भी कुर्बान है। और आपको मजे की बात बताऊं, दुनिया में इतने लोग जंगों में नहीं मरे हैं जितने लोग नेशनलिज्म के नाम पे मरे। ठीक है। ये असबिया ऑब्वियसली, असबिया ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ठीक है? तो हमारे अपने नेशंस के साथ कुछ वैल्यूज़ हम कर देते हैं ना, जैसे हम कहते हैं, सिंधी बिलीव करते हैं कि भई हम बड़े सेकुलर हैं, हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी रही है, 5 साला तारीख है हमारी, ये है, वो है, और वही हमारे गले पड़ी हुई है अभी तक। वो 5 साला तहज़ीब हम हमसे छूटती नहीं है अभी। स्टिल वी आर लिविंग इन पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये हर नेशन में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या ऐसी हिस्टोरिकल बातें रहती हैं, तो जो उसको नेशन को ज़्यादा जो है वो मुक़द्दस बना देती हैं, और लोग उसके लिए जान भी लेने को तैयार होते हैं और देने को भी तैयार होते हैं। दुनिया में इतने लोग जंगों में नहीं मरे हैं, जितने लोग आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे मरे हैं, नेशनलिज़्म के नाम पे मरे हैं। ठीक है? अच्छा, तो ऑर्गेनिक कम्युनिटी की बात हो रही है। इसी तरीके से जब हम दोबारा इसी चीज़ को बात करते हैं, इसके ऑर्गेनिक कम्युनिटी के अंदर के नेशंस टाइज़ एंड लॉयल्टीज़ आर फाउंड इन ऑल सोसाइटीज़। दे एंड्योर ओवर टाइम एंड दे ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल। बिल्कुल यही बात है। आपकी लॉयल्टीज़ हर नेशन में रहती हैं। आप कल फ़लस्तीन की देख नहीं रहे थे? वीडियोज़ जो आपको नज़र आ रही हैं। दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नेशनलिज़्म। दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ नेशन। आपने देखा है कितना पावरफुल आइडिया है नेशनलिज्म का, कि वो बंदूकें चल रही हैं, ग्रेनेड्स चल रही हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं तभी आपको बता रहा था, इससे ज़्यादा पावरफुल आइडिया कोई नहीं है नेशनलिज्म के अलावा, ठीक है? और इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना भी कोई नहीं है आइडिया, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो nevertheless, different explanations have been provided for this, the most significant being based on the ideas of pro-modernism, modernism and constructivism। अभी डिबेट ये छिड़ती है कि भाई नेशन तो हो गई, नेशन एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी भी हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि नेशंस बनती कैसे हैं और वो ऑर्गेनिक कम्युनिटी कैसे हैं? तो नेशंस कैसे बनती हैं, इसके ऊपर 3 जो रिवल व्यूज़ हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। देयर आर 3 व्यूज़ जो एग्ज़िस्ट करते हैं। ये 3 तरीके से नेशंस बनती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है ये। नंबर 1 वो कहते हैं नेशंस जो होती हैं वो उसको कहते हैं प्रो-मॉड्यूलिज़्म या प्री-मॉड्यूलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। वो ये बिलीव रखते हैं कि जो नेशन है या आपकी आइडेंटिटी है या एथनिसिटी है वो इनेट होती है, वो नेचुरल होती है। आप पैदा होते ही सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तून होते हैं, अमेरिकन, पाकिस्तानी होते हैं। इसको प्रीमोडलिज़्म कहते हैं कि वो आपका कल्चरल पैटर्न्स के हिसाब से आपको विरसे में मिलती है। उसको हम कहते हैं प्रीमोडलिज़्म। दूसरी जो अप्रोच आती है नेशनलिज़्म के ऊपर, नेशन कैसे बनती है उसके ऊपर है कि भई जिसको हम कहते हैं मॉडर्निस्ट अप्रोच या मॉडर्निज़्म। वो क्या बिलीव रखती है? बिलीव के to nationalism suggests that nation identity is first in response to changing situations and historical challenges। वो कहते हैं नेशन, ये उसको अपोज करते हैं प्रीमोडलिज्म। वो कहते हैं नहीं, हम पैदा होते ही सिंधी, पंजाबी, बलोच नहीं होते। हम बेसिकली वक्त और हालात के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं। हिस्टोरिकल जो चैलेंज होते हैं, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं, उसके नजदीक हम अपनी नेशन, पाकिस्तान से पहले तो नहीं था, पाकिस्तानी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हुआ क्या? हुआ ये कि अंग्रेज़ आए, हमने एक मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट के नतीजे में हमने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट, और उस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, हम पाकिस्तानियत कहते हैं या पाकिस्तान कहते हैं। ये मॉडर्निस्ट अप्रोच ये कहती है कि आप वक़्त और हालात के हिसाब से एक नेशन बन जाती है या उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसी तरीके से अमेरिकन्स देख लें, अमेरिकन जो है 17 ये जो आज़ाद हुए थे, उससे पहले अमेरिकन कोई नहीं था। उससे पहले डिफरेंट वहाँ पे नेशंस होती थी। बट बाद में वो अमेरिकन्स बने आके, मॉडर्निस्ट अप्रोच। ये आइडेंटिटी आपकी वक़्त और हालात के हिसाब से बनती है। और पहला जो प्रीमोडलिज़्म था वो ये कहते हैं कि ये जो है व्हाट ए नेशनल आइडेंटिटी इज़ हिस्टोरिकली एम्बेडेड। आप पैदा होते ही अमेरिकन, पाकिस्तानी होते हैं। और दूसरी कहते हैं नहीं-नहीं ऐसा नहीं होता है। आप अपनी आइडेंटिटी वक़्त और हालात के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। सिंपल सी मिसाल है ना भई, आप यहाँ पे अभी रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, और कल आप परमानेंटली सेटिंग हो जाते हैं अमेरिका में, तो आप अमेरिकन बन जाते हैं। मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी को, ठीक है? आप अपनी आइडेंटिटी को वो क्या कर देते हैं, आप जो है वो चेंज कर देते हैं। गॉट इट? तो इसी तरीके से ये अच्छा, तीसरा जो है दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज़्म। वो क्या बिलीव रखते हैं कि रीजनल नेशनल आइडेंटिटी इज़ वेरी लार्जली आइडेंटिकल कंस्ट्रक्ट यूजुअली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल ग्रुप। ये इसका इसका दोनों से आर्गुमेंट डिफरेंट है। वो कहते हैं भई ना प्री मॉडर्निस्ट है, ना वो मॉडर्निस्ट है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जो एलीट होते हैं ना, एलीट्स जो होते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं बड़े-बड़े, वो आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। और वो आपकी आइडेंटिटी जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाद में आपकी आइडेंटिटी बनती है जाके। सिंपल सी मिसाल बता रहा हूँ आपको, ये मेबी जो हमारी
ये जो लिंक है ये कट जाए, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, आपको लिंक सेंड करूँगा। सिंपल सी मिसाल बताता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आइडेंटिटी ज़िया-उल-हक के दौर में क्या थी कि जहाज़ जो था वो ठीक था, ठीक है? उसको बड़ा सपोर्ट किया जाता था। वही पाकिस्तान है और मुशर्रफ के दौर में जहाज़ गलत हो गया, स्टेट ने उसको बैकअप ही नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में साइंटिफिक चीज़ हो गई और सिमिलरली जब हम ज़िया-उल-हक के दौर में चलते हैं, वहाँ पे तो जहाज़ ठीक था। एक ही नेशन है, सब चीज़ें हैं कि हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई। कैसे? जो एलीट्स हैं, जो रूलर्स होते हैं, लीडरशिप होती है, वो चेंज करती है। वो कंस्ट्रक्ट करती है आइडेंटिटी स्टेट, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज़्म। तो आपकी जो नेशन है या आइडेंटिटी है, या तो प्रीमोडर्निज़्म बेसिस पे होती है, या तो वो होती है, ठीक है? मॉडर्निस्ट बेसिस के ऊपर, या तो वो कंस्ट्रक्टेड होती है कि एलीट्स जो हैं वो उनको बना देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ आएँगी। मैं आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ और हम यहीं से जो है अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तब तक जो है, अच्छा, ये कॉल बंद नहीं हो रही, चलो हम स्टार्ट ही कर लेते हैं, खुद ही बंद हो जाएगी, फिर मैं सेंड करूँगा, ठीक है? तो ये वो कहते हैं कि जो स्टेट्स, जो नेशंस हैं, वो इस तरीके से बनती हैं। तो राइवल व्यू एक्सिस्ट करते हैं स्टेट के बारे में, कोई एक कांसेप्ट नहीं है। प्रीमॉडलिस्ट का अपना व्यू है। प्रीमॉडलिज्म में अगर पाकिस्तान में देखें, तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी तो बनती नहीं है, उसमें तो सिंधी, पंजाबी, बलोच